हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। जैसा कि हम बजट को डिस्कस करा रहे थे और हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके थे। ये अपना लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है बजट को लेकर। लेकिन इस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, नॉलेज काफ़ी है आपके पास, ठीक है नहीं। हर पार्ट में नॉलेज थी, लेकिन ज़्यादातर मतलब आपके पास ये जो पार्ट है, वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास वन डे एग्जाम के लिए, इस पार्ट से ज़्यादातर बनेंगे आपके पास, ठीक है नहीं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप वास्तव में कुछ अपने लिए बेहतर करना चाहते हो या देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो। तो मैं आपका बिना टाइम लिए आपके पास स्टार्ट करते हैं बजट 2022 पार्ट 5, ठीक है नहीं। लास्ट पार्ट है अपना और इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बजट 2022 में पहले हम बताएंगे कि रुपया कहाँ से आता है, यानी जो रुपीज़ है आपके पास भारतीय अर्थव्यवस्था में कहाँ से आता है, या देश की इनकम क्या है, या भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ से आता है। तो मैंने इसमें 4 पॉइंट लिए हैं केवल, ठीक है नहीं। जो आपके पास सबसे मतलब ज़्यादा पैसा कहाँ किस क्षेत्र से आता है, और आपके पास उसी क्रम में मैंने 4 लिए हैं, क्योंकि आईएएस में भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्रम पूछेगा, और पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा तो भी क्रम पूछ सकता है, या फिर इसी में से बोल देगा कि सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ से आता है, या भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किस क्षेत्र से होता है, ठीक है नहीं। इस टाइप से पीसीएस में बोल देगा, आईएएस में क्रम पूछ लेगा। तो इसलिए मैंने टॉप 4 आपके पास क्रम लिए हैं आपके पास। तो रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे पहले आपके पास भारत सरकार को बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो आपके पास उधार लेती है और या फिर अन्य उसकी देयताएं हैं, ठीक है ना, लायबिलिटीज़ हैं। तो या मार्केट से पैसा उठाती है, या विदेशों से ऋण लेती है, या कोई अनुदान मिलता है उसे, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। लगभग आपके पास टोटल जीडीपी का 35%, ठीक है नहीं। ये आपके जीडीपी का नहीं कह सकते, मतलब जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का, उसका 35% कहाँ से आता है आपके पास, बोरोइंग और अदर रिसोर्सेज से आता है, लायबिलिटीज़ से। फिर आपके पास जीएसटी, सेकंड में जो कलेक्शन होता है आपके पास, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, तो वो जीएसटी सा होता है, मतलब 16%। यानी कि आपके पास गवर्नमेंट का जितना भी कमाई है सरकार की, उसका 16% जीएसटी से आता है, उसका 35% बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आता है, 15%, यानी 15% इनकम टैक्स से आता है और 15% कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। इनकम टैक्स यानी सीधा जो जनता से लिया गया कर होता है, जो उसकी आय पर लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, उन पर जो कर लगाया जाता है। और चौथे नंबर पे यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यानी कि आपके पास जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उसमें 7% पैसा गवर्नमेंट को कमाती है। तो हमने देखा कि सरकार के पास पैसा 4 क्षेत्र से आता है। सबसे ज़्यादा सरकार के पास पैसा बोरोइंग और उसकी जो अन्य लायबिलिटीज़ हैं, आपके पास जो भी मार्केट से पैसा लेती है, उनसे आता है। फिर दूसरा पैसा गवर्नमेंट पर जीएसटी के माध्यम से आता है। तीसरा पैसा गवर्नमेंट पर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से आता है। और चौथा यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो आपके पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है, वहाँ से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था में जब पैसा आया, लेकिन अब पैसा जाता कहाँ है आपके पास। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं पैसे की जाने की बात करूँ, इसमें भी मैंने 4 पार्ट लिए हैं आपके पास। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे, यानी कि गवर्नमेंट पे जो विभिन्न देशों का उधार है, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो विभिन्न देशों से उधार ले रखा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे करती है विभिन्न देशों से उधार जो लिया हुआ है, तो उस इंटरेस्ट पे में गवर्नमेंट का पैसा काफ़ी जा रहा होता है, ठीक है नहीं, जो सरकार के पास ऋण होते हैं। उसके बाद टैक्स एंड ड्यूटी विद स्टेट। उसके बाद सरकार के पास जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसमें से गवर्नमेंट या जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, तो स्टेट के साथ शेयर करती है। तो आपके पास सेकंड नंबर में सरकार का पैसा, केंद्र सरकार का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर हो जाता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिन्हें केंद्र आपके पास चला रहा है, तो उन स्कीमों में जो पैसा खर्च हो जाता है, वो तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का मतलब जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी है स्कीम में, यानी कि जैसे मान लो कोई भी स्कीम होती है, उसमें 60% हिस्सेदारी केंद्र की है, 40% राज्य की है, यानी सेंटर उन्हें उसे स्पॉन्सर कर रहा है, और सेंटर सेक्टर में सेंटर खुद उस स्कीम को चला रहा है।
तो पैसा गवर्नमेंट का कहाँ जाता है? पहला तो सरकार ब्याज पे कर देती है, यानी कि जो भी सरकार के पास ऋण है उनका ब्याज दे देती है। दूसरा पैसा यह है कि सरकार के पास जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो सरकार उसे स्टेट के साथ शेयर कर देती है। और तीसरा पैसा गवर्नमेंट का सेंट्रल सेक्टर स्कीम में चला जाता है, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए चला रखी हैं। और चौथा पैसा आपके पास स्टेट के साथ मिलकर जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती हैं वहां आपके पास खर्च हो जाता है। तो 4 ये एरिया मैंने बताया जहां सरकार का पैसा खर्च हो जाता है। ये बड़े महत्वपूर्ण है आपके पास आईएएस और पीसीएस के एग्जाम के लिए, ठीक है नहीं। अब हम बात करेंगे फिस्कल मैनेजमेंट की, यानी केंद्र सरकार अपना जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो कैसे करती है, या आपके पास बजट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। फिस्कल मैनेजमेंट क्या होता है कि केंद्र सरकार का जो भी आपके पास उधारी होती है या जो भी उसका खर्चा होता है, कितना आपके पास सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, कितना उसका खर्च हुआ, उस सब का एक प्रकार से लेखा जोखा होता है, ठीक है नहीं। तो सरकार ने देखो बजट एस्टीमेट 2021-22 बजट एस्टीमेट का मतलब होता है कि सरकार बजट में जो अनुमान लगाती है, बजट में जो पैसे का प्रावधान करती है, ठीक है नहीं। और रियल एस्टीमेट का मतलब होता है रिवाइज एस्टीमेट का मतलब होता है कि जो वास्तविक आपके पास, जैसे मान लो एक वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सरकार ने बजट का अनुमान लगाया कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वास्तव रूप में सरकार का उससे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। तो जो सरकार अनुमान लगाती है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे उसे तो बोला जाता है बजट एस्टीमेट। और जो वास्तव में पैसा खर्च होता है, ठीक है नहीं, जो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, उसे बोलते हैं रिवाइज एस्टीमेट। ये आप 2 वर्ड याद रखो। तो 2021-22 का जब बजट पास हुआ था तो फिस्कल आपके पास मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि 2021-22 का जो बजट है वो आपके पास, तो सरकार ने ये कहा उस बजट में कि वो पूरा बजट जो बना वो 34.83 लाख करोड़ का बना, कि सरकार ने कहा कि इतना पैसा हम पूरे वित्तीय वर्ष में, जो फाइनेंशियल ईयर है जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसमें खर्च करने के लिए सरकार ने बोला। लेकिन रिवाइज एस्टीमेट क्या आया 2021-22 का? रिवाइज एस्टीमेट ये आया कि 37.70 लाख करोड़ रुपए सरकार का खर्च हुआ। मतलब ये है आपके पास सरकार ने बोला कि हम 34.83, ठीक है नहीं, लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे बजट में 2021-22 का जो बजट था, ठीक है नहीं। लेकिन 2021-22 में सरकार का टोटल खर्चा कितना हुआ? 37.70 लाख करोड़। यानी सरकार ने इतना पैसा और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। अब ये एक्स्ट्रा भाई अनुमान इतने का लगाया था, खर्च इतना कर दिया, ठीक है नहीं, तो इसे रिवाइज एस्टीमेट बोलते हैं इस टाइप से। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 2000 आपके पास। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 2022-23 का जो बजट अभी पास हुआ है 1 फरवरी को, उसमें सरकार ने कहा जो बजट एस्टीमेट है वो 39.45 लाख करोड़ का सरकार ने अनुमान लगाया कि हम इस वित्तीय वर्ष में, जो इस समय करंट में ये चल रहा है आपके पास 2022-23 का जो बजट में पास करा है, कि हम पूरे साल में 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जैसे यहाँ अनुमान लगाया था, ठीक है नहीं, 2021-22 के लिए, यहाँ 2022-23 के लिए अनुमान लगाया। यही क्वेश्चन आपके पास आईएएस पीसीएस में बन जाते हैं। आईएएस में तो पूछेगा तो स्टेटमेंट में कहीं डाल देगा ये चीज़ें कि निम्न से कौन सी बात बजट के बारे में सही है, और 4 स्टेटमेंट में कोई भी आपके पास डाल सकता है डेटा को। पीसीएस में ये तीनों क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा। पीसीएस में पूछ लेगा कि सरकार ने 1 फरवरी 2022 को जो बजट पास हुआ है तो उसमें सरकार ने टोटल कितना पैसा या बजट एस्टीमेट दिखाया गया सरकार के द्वारा, तो 39.45 लाख करोड़। तो इस टाइप से हमने ये पता करा कि सरकार ने 2021-22 में कितना पैसा अनुमान किया था और कितना उसका खर्च हुआ, और 2022-23 में कितना पैसा सरकार ने खर्च करने के लिए बोला है। उसके बाद टोटल रिसीप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, यानी कि सरकार को जो टोटल प्राप्ति हुई है, सरकार के पास जो टोटल पैसा आया है वो कितना आया है। 2022-23 में सरकार ने आपके पास ये कहा कि उनके पास जो टोटल पैसा आ जाएगा वो 22.84 यानी कि 22.84 लाख करोड़ रुपए आएंगे। सरकार ने कहा कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा, कि आपके पास टोटल जो रिसीप्ट हमारे पास आएंगी वो 2022-23 में 22.84 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास आएंगे रेवेन्यू से, ठीक है नहीं। और उसके बाद फिस्कल डेफिसिट कितना रहा सरकार का, तो फिस्कल डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो 2021-22 में
सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट रहेगा करंट ईयर में रहा वो 6.9% रहा ऑफ जीडीपी, ठीक है नहीं, जीडीपी का 6.9% रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट बीसीएस में तो 100% ये आने के चांसेस हैं कि 2021-22 में सरकार का आपके पास राजकोषीय, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। ये राजकोषीय घाटा कितना रहा, राजकोषीय घाटा, ठीक है नहीं, ये राजकोषीय घाटा होता है आपके पास। तो ये कितना रहा 2021-22 में, तो 6.9% ऑफ जीडीपी। लेकिन ये रियल में रहा, यानी कि बात को जो एस्टीमेट के बाद आया। लेकिन सरकार मान के कितना चली थी, सरकार ये मान के चली थी कि हमारा जो राजकोषीय घाटा आएगा 2021-22 में 6.8% मानकर चली थी। लेकिन रियल में रिवाइज में क्या आया, रिवाइज में आया आपके पास 6.9%, ठीक है नहीं। तो यानी कि सरकार का बढ़ चुका घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जब बढ़ जाता है तो इसका मतलब सरकार पे उधारी बढ़ जाती है, ठीक है नहीं। अब सरकार ने 2022-23 के बजट में कितने का अनुमान लगाया है, सरकार ने कहा कि 2022-23 में हम अपने राजकोषीय घाटे को कम करेंगे और उसे कितना रखने की कोशिश करेंगे, 6.4% ऑफ जीडीपी। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सरकार ने 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना रखने का अनुमान किया है। तो ये अनुमान जो किया है सरकार ने 6.4% ऑफ जीडीपी। ये बी है आपके पास, बीई का मतलब बजट में, बजट एस्टीमेट में ये कहा गया है, ठीक है नहीं। बजट एस्टीमेट में कहा गया है ये कि राजकोषीय घाटा जो है वो 6.4% रखा जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये बीई है, ठीक है, बजट एस्टीमेट। अब सरकार को कितना टोटल कलेक्शन हुआ, यानी कि सरकार बता रही है कि 2022 में वो इतना खर्च करेंगे 39.4%, तो सरकार के पास पैसे आएंगे कहाँ से, ठीक है नहीं। तो सरकार के बता रही है आपके पास कि उसका जो टोटल रिसीप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, जो टोटल प्राप्ति होगी वो कितनी होगी आपके पास 2022-23 में। तो सरकार मतलब आपके पास गवर्नमेंट ने बताया कि उसका जो रेवेन्यू का कलेक्शन होगा वो कितना होगा, वो रेवेन्यू का कलेक्शन होगा 22,04,422 करोड़, यानी कि 422 करोड़ टोटल राजस्व मिलेगा सरकार को, ठीक है नहीं, रेवेन्यू। और कैपिटल जो रिसीप्ट होगी वो आपके पास 17,40,481 करोड़। यानी दो प्रकार का कलेक्शन होता है सरकार को। पैसे जो सरकार है, सरकार में पैसे दो प्रकार से आते हैं सरकार के खजाने में। एक होता है सरकार का राजस्व, एक होता है कैपिटल मतलब आपके पास रिसीप्ट। एक रेवेन्यू रिसीप्ट, एक कैपिटल रिसीप्ट। यानी कि रेवेन्यू के यानी राजस्व के माध्यम में कितना पैसा आता है, और एक कैपिटल का मतलब सरकार को कोई डिसइन्वेस्टमेंट करती है किसी कंपनी का, उससे पैसा मिलता है, या बाहर से सरकार ने ऋण लिया है वो पैसा सरकार के पास आता है, या अपने घरेलू क्षेत्र से सरकार ने ऋण लिया है वो पैसा सरकार के पास आता है, तो वो सब कैपिटल रिसीप्ट में जाता है, ठीक है नहीं। तो सरकार ने बताया कि हमें 22 जो है आपके पास लाख करोड़ तो मिलेंगे इधर से रेवेन्यू से, और लगभग 17 लाख करोड़ मिलेंगे हमें कैपिटल से। इतना पैसा सरकार के पास आएगा। अब सरकार का टोटल खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्चा। खर्चा कितना होगा कि देखो रेवेन्यू का 22 लाख करोड़ तो आएगा लगभग, लेकिन 31 लाख करोड़, ठीक है नहीं, लगभग आपका सरकार का खर्च हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो कमा कितना रहा है रेवेन्यू से 22 गवर्नमेंट, और खर्च कितना कर रहा है 31,000 मतलब 31,94,663। इतना पैसा सरकार खर्च करेगी। उसके बाद कैपिटल से आपके पास कितना कमाएगी 17,40,481 करोड़, जबकि खर्च कितना करेगी 7,50,246 करोड़। कैपिटल वाला जो पैसा है वो कम खर्च होगा, जबकि सरकार का रेवेन्यू वाला जो पैसा है उसमें ज़्यादा खर्च होगा। इसका मतलब 22 लाख कमाएंगे, 22 लाख करोड़, 31 लाख खर्च करेंगे, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा, बाकी पैसा सरकार उधार लेगी, सरकार अन्य माध्यम से उसे बाकी पैसे का इंतजाम करेगी। तो सरकार का क्या बढ़ेगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। क्योंकि राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार की उधारी होती है। यानी कि राजकोषीय घाटे की अगर मैं बात करूं, सरकार का टोटल खर्च माइनस के सरकार की कुल प्राप्ति, यानी सरकार का टोटल खर्च में से कुल प्राप्ति निकाल दो तो राजकोषीय घाटा मिल जाएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जैसे रेवेन्यू जो आपके पास अभी बताएंगे, इसमें आपके पास चलो अब 2021-22 में 2021-22 देखो ये बजट एस्टीमेट है और यहाँ रियल एस्टीमेट है, रिवाइज एस्टीमेट, और यहाँ 2022-23 का बजट एस्टीमेट है। तीनों को हम समझेंगे। सरकार ने रेवेन्यू घाटा कितना रहेगा सरकार का या कितना रहा, और आगे कितना अनुमान किया है, और इफेक्टिव रेवेन्यू घाटे का कितना अनुमान किया है, या प्राइमरी डेफिसिट का कितना अनुमान किया है, मैं भी सभी आपको बताऊंगा। देखो रेवेन्यू घाटा क्या होता है,
रेवेन्यू घाटे का मतलब होता है राजस्व घाटा। राजस्व डेफिसिट मतलब घाटा। राजस्व घाटा कैसे निकलता है? जितना भी राजस्व सरकार के पास आया और जितना उसका राजस्व में से खर्च हुआ वो घटा दो तो आपके पास राजस्व घाटा निकल जाता है। जैसे 22 लाख करोड़ सरकार यहाँ से कमा रही है, 22,04,422 करोड़ रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास, लेकिन खर्च कितना हो रहा है? 31,94,663 करोड़। तो अभी खर्चे में से अगर हम जितना हमारा आया वो घटा देंगे तो वो हमारा रेवेन्यू आपके पास डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है नहीं भाई, 22 लाख करोड़ कमाया, 31 लाख करोड़ खर्च किया, तो टोटल सरकार को कितना एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा? तो जो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा वही आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो सरकार ने 2021-22 के बजट में ये कितना रखने के लिए कहा था? 5.1% ऑफ जीडीपी, कि हम अनुमान किया था सरकार ने कि रेवेन्यू डेफिसिट को इतना रखेंगे, राजस्व घाटे को इतना रखेंगे। लेकिन जो रिवाइज आपके पास रिवाइज एस्टीमेट में कितना आया? 4.7%, यानी रेवेन्यू घाटा इतने का सरकार ने अनुमान किया था, लेकिन आया कितना? इतना। ठीक है नहीं, 4 इतना, यानी कम हुआ सरकार का रेवेन्यू घाटा। और लेकिन आपके पास 2022-23 का जो बजट एस्टीमेट है उसमें कितना रखने के लिए सरकार ने कहा है? 3.8% ऑफ जीडीपी। ठीक है नहीं, इतना सरकार रेवेन्यू घाटा रखेगी। उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू घाटा क्या होता है? कि जो रेवेन्यू घाटे में से सरकार बहुत सारी पूंजी विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में खर्च करती है या कोई ऐसी आपके पास संपत्ति को खरीद लेती है जिससे भविष्य में सरकार को कुछ इनकम होगी, तो जब रेवेन्यू घाटे में से उस संपत्ति को निकाल दिया जाता है जो सरकार या तो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करती है या कोई ऐसी परिसंपत्ति खरीदती है उससे जिससे भविष्य में उसे इनकम होगी, तो आपके पास वो निकालने के बाद आता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू घाटा। ठीक है नहीं, ये आपके पास प्रभावी राजस्व घाटा बोलते हैं इसे हिंदी में। तो इसमें सरकार ने कहा था कि बजट एस्टीमेट में 2021-22 में कितना रखा था? 4.1%, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट में कितना आया? 3.7%। और अब आपके पास 2022-23 के बजट में कितना रखा है? बजट एस्टीमेट में 3.8%। ये अपने आप में क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन पूछता है कोई पीसीएस में तो पूछेगा कि आपके पास 2021-22 के बजट में सरकार का आपके पास बजट अनुमान में इफेक्टिव यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा कितना था? तो 4.1%। अगर पूछा जाए कि जो सरकार का रिवाइज आपके पास अनुमान आया उसमें कितना आया? तो इतना आया। और 2022-23 के बजट में कितना रखा है? 3.8% रखा है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है पीसीएस के और आईएएस के भी। ठीक है नहीं, क्योंकि आईएएस में बीच बीच में डाल देगा। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट पाते हैं। प्राइमरी डेफिसिट होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कैसे निकलता है? कि जो आपके पास फिस्कल डेफिसिट आया, राजकोषीय घाटा आया है, उसमें से बहुत सारा धन सरकार उन चीज़ों पर खर्च करती है जिससे सरकार को भविष्य में आमदनी होगी। तो अगर राजकोषीय घाटे में से उस धन को निकाल दो, या तो सरकार ने अपने ऋण का ब्याज दे दिया, अगर मान लो सरकार के पास ऋण था लेकिन सरकार के पास जो भी पैसा कमाया सरकार ने इकट्ठा किया उसमें से ऋण दे दिया। ठीक है नहीं, जो लोगों का उधार था या विदेशों से उधार लिया था सरकार ने, तो ऋण दे दिया, ऋण नहीं ब्याज दे दिया। ठीक है नहीं, तो राजकोषीय घाटे में से अगर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज को हटा दें तो प्राथमिक आपके पास डेफिसिट निकल जाता है। ठीक है नहीं, और या फिर सरकार ने कोई ऋण की किस्त दे दी तो वो घटा दो, यानी सरकार ने आपके पास कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे सरकार की ऋण कम हुआ। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब राजकोषीय घाटे में से ब्याज की अदायगी या कोई किसी ऋण की किस्त देना। 2021-22 के बजट में कितना एस्टीमेट किया था? 3.1%, लेकिन रिवाइज में कितना आया? 3.3%। और अब 2022-23 में कितना आया आपके पास? 2.6% रखने के लिए सरकार ने कहा है। ठीक है, उसके बाद आता है फिस्कल स्पेस फॉर स्टेट। फिस्कल स्पेस फॉर स्टेट में हम ये क्या है कि सरकार ने स्टेट के लिए थोड़ा सा, स्टेट के मतलब आपके पास इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए स्टेट को थोड़ा सा स्पेस दिया है। सरकार ने कहा है कि सरकार ने बजट एस्टीमेट 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपए स्टेट को देने के लिए बोला था कि उन स्टेट को हेल्प देंगे, लेकिन सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की स्टेट को हेल्प दी 2021-22 में। और सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का और फ्री इंटरेस्ट लोन स्टेट को देने की बात करी है 2022-23 में, कि सरकार 1 लाख करोड़ का फ्री देगी, आपके 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन देगी लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। ठीक है नहीं, उसके बाद स्टेट 4% ऑफ जीडीपी, सरकार आपके पास स्टेट की जो जीडीपी है जीडीपी, यानी कि आपके पास केंद्र सरकार ने बोला है कि स्टेट चाहें तो अपनी जीडीपी का जो है 4% फिस्कल डेफिसिट भी यानी राजकोषीय घाटा भी रख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये आपके पास बोली थी। और आगे हम अब आगे देखते हैं
दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर नज़र डालेंगे। जैसे आपके पास अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाई कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि आपके पास जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो सहकारी आपके पास संस्थाएं हैं, ठीक है नहीं, उनका अल्टरनेटिव जो मिनिमम टैक्स है वो 18.5 से 15% कर दिया गया है, यानी कि 18.5 से 15% कर दिया गया है। अब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये होता है कि बहुत कंपनी क्या काम करती हैं, अपना जो प्रॉफिट है, क्योंकि टैक्स जो लगता है प्रॉफिट पर लगता है, तो बहुत सारी कंपनियां अपना प्रॉफिट ज़ीरो दिखा देती हैं और ये दिखा देती है कि हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो टैक्स भी नहीं लगता उन पर। तो सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने कहा कि भाई आप प्रॉफिट आपको हो या नहीं हो, लेकिन अगर शून्य प्रॉफिट भी है तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के रूप में आपको एक निश्चित % देना होगा, ठीक है नहीं। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है कि अगर आपका प्रॉफिट शून्य भी है तो भी आपको देना पड़ेगा। तो पहले क्या था, ये कॉरपोरेट जो इंडस्ट्री जो कॉरपोरेट सेक्टर था उनके लिए 15% था, लेकिन आपके पास कॉरपोरेटिव सोसाइटी पर ये 18% पर लगता था, 18.5%। अब इसे सरकार ने 18.5% से कम करके 15% कर दिया है। उसके बाद और एक आपके पास स्टार्टअप को 2022-23 में टैक्स में छूट दे दी है सरकार ने आपके पास जो स्टार्टअप है, नई स्टार्टअप स्थापित हुई हैं, तो 2021-22 के बजट में उनकी छूट खत्म हो रही थी, अब 2022 में सरकार ने उसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। उसके बाद एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी टैक्स रेट 30%, यानी कि सरकार ने आपके पास अगर कोई भी वर्चुअल करेंसी है, आपके पास कोई भी वर्चुअल एसेट है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि उस पर जो टैक्स है वो 30% लगाया जाएगा। वो वर्चुअल एसेट आपके पास कोई भी चीज़ है, ठीक है नहीं, तो 30% उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है नहीं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज जो है वो 15% कर दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि जैसे आपके पास रियल एस्टेट में आपके पास प्लॉट है कोई, या कोई ऐसी संपत्ति है जिससे लंबे समय में आपको लाभ होगा, तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स जो है 15% कर दिया है कि अगर ऐसा कोई संपत्ति पर आपको लाभ होता है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद इंपोर्ट और कैपिटल गुड्स पर गवर्नमेंट ने टैक्स 7.5% कर दिया गया है। मतलब जैसे आपने देखा होगा चाइना से हमारे यहाँ माल आता है, तो चाइना से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, जिससे वो माल सस्ता होता है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उससे नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घरेलू जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसे आपके पास मजबूती देने के लिए सरकार ने कहा कि जो इंपोर्ट आपके पास या कैपिटल गुड्स आती हैं इस टाइप की, जो ज़्यादा मात्रा में भारत में आ रही हैं, उन पर टैक्स बढ़ा देंगे। और गवर्नमेंट ने कहा कि उन पर 7.5% का टैक्स लगाएंगे, ठीक है नहीं। और इसी टाइप से गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कस्टम ड्यूटी रेट भी बढ़ा दी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन पर जो टैक्स होता है, ठीक है नहीं, जो भारत में मात्रा में आते हैं, गवर्नमेंट कह रही है हम उन पर भी टैक्स बढ़ा देंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए। और उसके बाद जो जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने 5% कम कर दी है। जेम्स एंड ज्वेलरी पर आपके पास गवर्नमेंट 5% कस्टम ड्यूटी को कम करने के लिए जा रही है, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास एक टैक्स हो गया। इसमें और एक देखेंगे, स्टील प्रोडक्ट पर ड्यूटी जो है, स्टील प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने कहा कि स्टील प्रोडक्ट पर हम ड्यूटी को कम कर देंगे। और आपके पास ब्लेंडेड फ्यूल की बिक्री के लिए अनब्लेंडेड फ्यूल पर 2 लीटर पर, मतलब 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने कहा बढ़ा दी जाएगी। देखो अब आप ये समझो कि ब्लेंडेड फ्यूल क्या होता है और अनब्लेंडेड फ्यूल क्या होता है, ठीक है नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो ब्लेंडेड फ्यूल है आपके पास, ब्लेंडेड फ्यूल ये होता है, ब्लेंडेड फ्यूल आपके पास कि जिसमें बायोइथेनॉल, ठीक है नहीं, बायोइथेनॉल या मतलब इथेनॉल मिला दिया जाता है जिस पेट्रोल में, तो उसे आपके पास ब्लेंडेड फ्यूल बोलते हैं। और अनब्लेंडेड फ्यूल वो बोलते हैं आपके पास जब आपके पास इथेनॉल की मात्रा नहीं मिलाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इथेनॉल की मात्रा को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में गवर्नमेंट ने ये कहा कि ब्लेंडेड फ्यूल की बिक्री को बढ़ाने के लिए हम अनब्लेंडेड फ्यूल जो है, जो सीधे एकदम ऐसे ही बेचा जा रहा है, उस पर हम 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ा देंगे रेट, ठीक है नहीं, गवर्नमेंट ने ये कहा है। उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 5.25 लाख करोड़ डिफेंस एक्सपेंडिचर होने वाला है, गवर्नमेंट ने कहा। देखो ज्वेलरी में आप ये थोड़ा सा सही कर लो आपके पास, ठीक है नहीं। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर 5.25 लाख करोड़
आपके पास इस बार तय किया गया है 2022-23 के बजट में। और मेजर स्कीम की बात करूं, सरकार ने आपके पास बहुत सारी स्कीम में सरकार ने बढ़ोतरी की है, सब में आपके पास अमाउंट बढ़ा दिया गया है। पहला आपके पास कि नेशनल हेल्थ मिशन में सरकार ने पैसे बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है नहीं। लेकिन मैंने वो डेटा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, यूपीएससी पूछ रहा है या पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, वो क्रम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है नहीं, कि एक क्वेश्चन का क्रम बनेगा वो लॉन्चिंग के हिसाब से उनका, कि जैसे नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लॉन्च हुआ और नेशनल एजुकेशन मिशन 2018 में लॉन्च हुआ, तो इनका क्रम पूछ लेगा वो, या इनके बारे में, इनके जो भी इनकी विशेषता है उनके बारे में पूछ लेगा, ठीक है नहीं। तो डेटा को मैंने नोट नहीं किया, बस ये बता दिया है कि हाँ इन स्कीमों में सरकार ने पैसा बढ़ाया है, ठीक है नहीं। तो नेशनल हेल्थ मिशन सरकार ने 2013 में लॉन्च किया था, नेशनल एजुकेशन मिशन 2018 में लॉन्च किया था, इनमें सब में पैसा बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया था, 2019 में। और पीएम ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने। और पीएम किसान योजना 2019 में लॉन्च की थी, 2019 के बजट में आपके पास, जिसके तहत किसानों के खाते में एक साल में 6,000 रुपये आते हैं डायरेक्ट बेनिफिट से, ठीक है नहीं। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार 2021 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में शुरू की थी। तो मैंने इनकी लॉन्चिंग का जो डेट है वो लिख दी है कि अगर क्रम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सको आईएएस का भी और पीसीएस का भी। और इन सब योजनाओं में पैसे को बढ़ाया गया। यहाँ पर मैंने आपको कोशिश की है, सारे बजट को मैंने, ये एनालिसिस हो चुका है, अपना बजट खत्म हो चुका है, टोटल बजट को हमने एनालिसिस किया। और ये बजट जो है आपके क्वेश्चनों में बड़ा महत्वपूर्ण है आपके पास, क्योंकि जो करंट में अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं वो बजट से, आपके पास इकोनॉमिक सर्वे से, इनसे चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि बजट को हमने कंप्लीट कर लिया, तो बजट आपका ये कंप्लीट हुआ। अब नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप मतलब मिलेंगे, और कोशिश ये करेंगे अब अपनी जो तैयारी है उसे आगे ले जाने की, क्योंकि बिहार पीसीएस का भी आपके पास एग्जाम आ चुका है, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम जून में है, आईएएस का भी एग्जाम जून में है, और उत्तराखंड पीसीएस का भी, ठीक है नहीं। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि आप कोशिश करेंगे मतलब आपके पास यूट्यूब पर और क्लासों को बढ़ाने की। तो वो मैं प्लानिंग आपको बता दूंगा, जैसे भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर ये बजट वाला सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपके पास सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोगों तक भी नॉलेज को पहुँची जा सके, ठीक है नहीं, और लोग भी उस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।